हुए ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, क्लियर। आप इसमें देख सकते हो बच्चों कि ये जो पार्ट है, ये इसका कौन सा पार्ट है, अपना माउथ वाला पार्ट है। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर्स को आपके अपनी टेक्स्ट बुक भी, अगर आपके पास हार्ड कॉपी जो आपने स्कूल से इशू कराई है उसमें भी देखेंगे, तो ये पार्ट कौन सा है इसका, माउथ वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, माउथ वाला पार्ट है। माउथ लीड करता है कि स्पेसियस कैविटी में, दैट इज नोन एज बकल कैविटी। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके वीडियो आप लोगों के ऑलरेडी डाल दिए हैं। ठीक है ना, तो आपको मैं रिवाइज कर रहा हूँ ओनली है। ठीक है ना, तो आप सोचें कि नहीं सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास जो है हम मिक्स में ले रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं आपको उसी अनुसार ले रहा हूँ। तो ये पार्ट कौन सा रहेगा इसका, बकल कैविटी वाला पार्ट। और इस बकल कैविटी में कुछ पार्ट आपको मिलने वाले हैं। जैसे बकल कैविटी में क्या मिलता है, एक तो टीथ मिलता है। क्या मिलता है, टीथ मिलेगा। देन उसके बाद क्या मिलेगा, लोअर फ्लोर पर इसके टंग मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या मिलने वाला है, टीथ एंड टंग मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। देन उसके बाद यहाँ पर जो है, अगर इस पूरे बकल कैविटी में आप देखते हो तो ऊपर की पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इसका है ना। तो माउथ वाला पार्ट हो गया ये बकल कैविटी, जिसमें हमारे पास क्या है, टीथ है, टंग है। लेकिन नेजल पार्ट से सेपरेट है। किससे सेपरेट है ये, नेजल पार्ट से। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है ना, तो मैं कोशिश करूंगा आपको मेरी आवाज आए। अभी आ रही है आप लोगों को, सभी को आवाज आ रही है मेरी? मुझे चैट से बता दीजिए बच्चों, सभी को आवाज आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों जिसको नहीं आ रही है वो थोड़ा अपना नेटवर्क चेक करिए, अगर किसी को आ रही है इसका मतलब ठीक है ना। तो ये बकल कैविटी में ये अपना पार्ट कौन सा है, बकल कैविटी वाला पार्ट है। और ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, अपना नेजल कैविटी। इसको किया है सेपरेट किसने, पैलेट ने। किसने किया है, पैलेट वाले पार्ट ने सेपरेट किया है। ठीक है ना, कौन से पार्ट ने सेपरेट किया है, इसके पैलेट वाले पार्ट ने। ठीक है, तो उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ता है तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है ईसोफेगस। कौन सा पार्ट आ जाता है, ईसोफेगस। क्लियर, कौन सा पार्ट आ गया अपना, ईसोफेगस। और ईसोफेगस जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ये है फूड पाइप। क्या वर्ड है ये, फूड पाइप। तो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये फूड पाइप है। ये लीड करता है हमारा कौन से पार्ट में, स्टमक वाले पार्ट में। कहां पर लीड करता है, स्टमक वाला पार्ट। तो ये स्टमक है। ठीक है, ये यहां पर भी देखेंगे इस डायग्राम में भी, तो आपको ये दिख रहा है स्टमक वाला पार्ट है। ठीक है, स्टमक पार्ट जो है वो एक मस्कुलर पार्ट है। ठीक है, और स्टमक में जो है इसमें भी डाइजेशन होता है। अभी जैसे हम यहाँ पर कहे हैं बकल कैविटी में किस तरह का डाइजेशन हुआ, आपके टीथ जो है फूड को क्या करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं। क्या करते हैं, फूड को मैस्टिकेट करते हैं। ठीक है, तो फूड का मैस्टिकेशन हुआ, छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक किया। देन यहाँ पर एक ग्लैंड मिलेगी आपको, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जो मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोल दिया उन्होंने उसको, आपको उसको हमने नाम दिया सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम दिया है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन होगा, फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स में मान लीजिए ये बड़ी सी इतनी बड़ी चपाती है, इसको छोटे छोटे पार्ट में हमने तोड़ दिया। अब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के बाद किसके थ्रू, टीथ के थ्रू तोड़ने के बाद सलाइवा क्या यहाँ सिक्रेशन होगा, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन होगा। और सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन जो है वो क्या करने वाला है, इस फूड को केमिकल डाइजेशन करने वाला है। क्या करने वाला है, केमिकल डाइजेशन करने वाला है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। तो यहाँ पर क्या करने वाला है, केमिकल डाइजेशन करने वाला। केमिकल डाइजेशन होने के बाद फूड धीरे से आगे बढ़ेगा और इसको हमने क्या नाम दे दिया, ईसोफेगस। तो ये स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया आपको, स्टमक वाला पार्ट है। ये स्टमक में भी डाइजेशन होगा और स्टमक में भी थोड़ा सा मैकेनिकल डाइजेशन होता है। अब मैं बार बार यहाँ पर केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ। केमिकल डाइजेशन का मतलब है कि डाइजेशन बाय मींस ऑफ एंजाइम, एंड मैकेनिकल डाइजेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, फिजिकली डाइजेशन जो होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। तो ये जैसे आगे की तरफ बढ़ता है तो ये है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसके लिए वर्ड यूज किया हमने, डोडेनम। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया हमने, डोडेनम वर्ड यूज किया है। ठीक है, डोडेनम। देन उसके बाद दूसरा पार्ट होता है उसका जेजेनम, एंड देन उसके बाद इलियम। तो आपको यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट दिख रहे होंगे, डोडेनम, इलियम, जेजेनम इसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद ये लीड करती है एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नोन एज जेजेनम। उसको क्या बोल दिया हमने, जेजेनम। साक्षी वागोड़े अपना साउंड को म्यूट करें, साहो
साहू तुम भी अपना साउंड को म्यूट करो ताकि यहाँ पर डिस्टरबेंस ना हो, है ना। क्लियर। दोनों के दोनों अपने साउंड को म्यूट करें। क्लियर। तो यहाँ पर देखा, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट दिख रहा है हमको, ये है हमारा कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये बाहर की तरफ ओपन होगा, तो ये क्या होगा, एनएस के थ्रू। तो आपने यहाँ देखा कि स्ट्रक्चर क्या क्या है हमारा, ये सारा का सारा इसका दोनों वीडियो मैंने जो है स्टार्टिंग 2 वीडियो डाले हैं इससे रिलेटेड, और ये मैंने आपके व्हाट्सएप पे डाल दिए हैं, आप वहां से भी इसको एसेस कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर। हाँ, साउंड क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ दोबारा, ठीक है, कि साउंड हो। आपके नेटवर्क में आप आ जाइए, नेटवर्क का भी इशू ये हो सकता है। ठीक है, तो हमने अभी तक जो देखा, तो वहां उसी पार्ट के लिए बाकी आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमने देख रखा है। ये आप लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हम कर रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं यहाँ पर, इनको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, तो आपको सलाइवरी ग्लैंड क्लियर हुआ होगा, देन माउथ, ठीक है, यहाँ पर है ये ईसोफेगस वाला पार्ट है, ये क्लियर हुआ होगा। देन ये लीड करता है जिस पार्ट में, दैट इज नॉन एज स्टमक। स्टमक से आगे लीड करता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नॉन एज ड्यूडेनम। एंड देन उसके बाद ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम यहाँ पर आ गया। और उसके बाद ये लीड करता है, तो एक बड़े से चेंबर में दिख रहा होगा आपको इस तरह का, ये बड़ा सा अलग कलर का, ब्राउन कलर का, है ना। तो ये हुआ इसका लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो कि ये ब्राउन कलर की जो है ये तो हो गई अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो बड़े स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। और ये बाहर की तरफ जब खुलती है तो वहां पहला थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज रेक्टम। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके साथ, इनके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे मिलेगी। सलाइवरी ग्लैंड किसका सिक्रेशन करने वाली है, सलाइवा का। किसका सिक्रेशन करने वाली है, सलाइवा का। तुम थोड़ा सा लिखते भी रहो करो ना। किसका सिक्रेशन करने वाली है, सलाइवा का। और सलाइवा में जो है वो आपको क्या मिलने वाला है, एक एंजाइम मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एक एंजाइम मिलने वाला है। और उस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज। याद रहेगा आपको, क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि जब भी फूड बॉडी में इंटर करता है, ठीक है, मैस्टिकेशन उसका होता है, देन उस पे एंजाइम कौन सा काम करता है, सलाइवरी अमाइलेज। इट मींस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले होने वाला है। यहां तक बात क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन है, चलिए आई होप कि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे चैट के थ्रू बताते जाइए, मैं चैट पे नजर रहती है। देन उसके बाद ये स्ट्रक्चर से आगे कनेक्ट करता है। इस स्ट्रक्चर के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं फेरिंग्स। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, फेरिंग्स। ठीक है, ये एक फूड पाइप में आगे लेके जाता है, दैट इज नोन एज ईसोफेगा। जब स्टमक में पहुंचता है फूड, जब स्टमक में पहुंचता है फूड, तो यहां पर सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूसेस का। किसका सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूसेस का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मटेरियल ये लिखा हुआ है उससे भी बता देता हूँ, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिक्रेशन होगा उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम कौन सा, गैस्ट्रिक जूस। क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो स्टमक में जो सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, आप स्टमक का डायग्राम अपना सामने रखिए और क्या क्या कंटेंट उसमें हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहां पर मिलेगी स्टमक में। ठीक है, क्या मिलने वाली है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसका सिक्रेशन करती है, गैस्ट्रिक जूसेस का, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है वहां पर, पेप्सिन। दूसरा वहां पर क्या कंटेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रहेगा आपको, पहला हो गया पेप्सिन, देन दूसरा हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड तीसरा क्या हो गया, म्यूकस। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट जो है स्टमक में सीक्रेट होते हैं, किसके थ्रू, गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू। अब उसमें से पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। किसका ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ रहा है। अभी तक क्या चीज टूटी है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ। किसका ब्रेकडाउन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, लेकिन अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, और कहां पर होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन,
स्टमक में। कहां पर होता है? स्टमक में। क्लियर? देन यहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों ये आप देख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या हुआ? ये एसिडिक नेचर का है। क्लियर? और ये क्या काम करता है? पहला, मीडियम को एसिडिक बनाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेप्सिन है, कौन सा एंजाइम है? ये पेप्सिन एंजाइम है। ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। किसमें काम करता है? एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में जब ये काम करता है तो ऑब्वियसली इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? क्या चाहिए? हमें एसिड चाहिए। तो यहाँ पर 2-3 फंक्शन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है कि HCl के यहाँ पर क्या क्या फंक्शन है। तो HCl का पहला फंक्शन क्या है कि एनवायरमेंट को क्या कर देना? एसिडिक बनाना स्टमक के। ठीक है? कभी आपने महसूस किया होगा कि ये एनवायरमेंट आपका स्टमक में एसिड है? कभी महसूस किया आप लोगों ने? हैं? कभी आपने महसूस किया कि आपके स्टमक में एसिड है? संजीत, किया महसूस? हैं? नहीं किया? हाउ सर, किया? नहीं किया? उल्टी की कभी? कभी कभी वॉमिटिंग किया? हैं? तो यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है, जलने लग जाता है। इसका मतलब आपकी बॉडी में अभी उल्टी करते तो जलता है ना, नहीं गला जलता है ना? है? जब वॉमिटिंग हो जाता है तो जलता है। इसका मतलब वहां पर एसिड था, वो एसिड का फॉर्म बाहर आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है ना? तो ये काम है कि पहला तो काम है उसका कि इन्वायरमेंट को एसिडिक करना। दूसरा काम क्या है? ये जो पेप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में, पेप्सिनोजन के नाम से। किसके नाम से? पेप्सिनोजन के नाम से। तो उसको एक्टिवेट कौन करता है? ये HCl करता है। कौन करता है? HCl करता है। यहां तक बात क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट उसका काम है। ठीक है? याद रहेगा। और आपको भूख लगने लग जाती है 2 बजे 12 बजे, तो वो एसिड की वजह से ही लगने लगती है। ठीक है ना? हंगर सेंटर्स की वजह से। दूसरा है, तीसरा पार्ट है यहाँ पर म्यूकर। ये क्या करता है? स्टमक की वाल को प्रोटेक्ट करता है। किससे? एसिड से। अगर ये नहीं होगा म्यूकस तो क्या होगा? एसिड स्टमक को भी जला देगा। इसलिए इसका रोल क्या है यहाँ पर? उसको, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है टू किल द जर्म्स। वेरी गुड चाणक्य। किसको? जर्म्स को किल करने का भी काम करता है। आपने जो फूड लिया, जरूरी नहीं है कि उसमें हमेशा जो है वो अच्छा अच्छा फूड ही हो, कभी कभी वो जर्म्स वाला फूड हो, तो उसको किल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है? यहां तक आपको याद रहेगा। चलिए, तो ये स्टमक के फंक्शंस हमारे क्लियर हो गए। ठीक है? सभी को क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है हमारा क्या? वो है हमारा डोडेनम। ठीक है? तो स्टमक के बाद जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये सभी को ये पार्ट दिख रहा है, दैट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो है उसे हमने नाम दिया डोडेनम। क्या नाम दिया? डोडेनम। तो डोडेनम में क्या हो रहा है देखते हैं। देखो, तो ये मैं एक बार सभी का मिटा देता हूं। मिट गया? चलिए, इन द अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन दैट इज नोन एज डोडेनम, द फूड इज मिक्स्ड विद द बाइल फ्रॉम द लीवर। लीवर से कुछ सिक्रेशन होता है, और जो लीवर से सिक्रेशन होता है उसके लिए वर्ड यूज किया हमने बाइल। क्या वर्ड यूज किया? बाइल। याद रहेगा? बाइल जूसेज उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। ठीक है? क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? बाइल जूसेज। ये मैंने यहां पर उसको अंडरलाइन किया। कहां से सीक्रेट होता है? लीवर से। उसको क्या बोल दिया हमने? बाइल जूसेज। यहां तक बात क्लियर? दूसरा सिक्रेशन होता है पेनक्रियाटिक जूसेस। किससे? पेनक्रियाज से। किससे सीक्रेट हुआ है? पेनक्रियाज से। तो दो वर्ड आप याद रखिएगा, पेनक्रियाटिक जूसेस और बाइल जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस पेनक्रिया सीक्रेट करता है, और बाइल जूसेस बाइल चीज करता है, ये लीवर करता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाइल जूसेस का क्या काम है? बाइल जूसेस का काम क्या है? ये करता है ब्रेक डाउन द फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है? बाइल जूसेस का मेन फंक्शन क्या है? कि लार्जर फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। यहां तक बात क्लियर? इसका मतलब ये फैट का डाइजेशन नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? ये फैट को तोड़ता है, और इसलिए यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ये याद रखिएगा। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन क्या है? लार्जर फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में तोड़ना,
और वो कौन कर रहा है? बाइल कर रहा है। बाइल किसने सीक्रेट किया? लिवर ने सीक्रेट किया। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। और वर्ड क्या है? इमल्सिफिकेशन। क्या वर्ड है? इमल्सिफिकेशन। यहां तक बात क्लियर? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं पेनक्रिया में क्या मिलेगा? ट्रिप्सिन मिलेगा और लाइपेज मिलेगा। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बनता है जो ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन है कि बाइल जूसेस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है? ठीक है, बाइल जूसेस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है? क्वेश्चन है, कोई आंसर है कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? क्लियर हुआ ना? चलिए, ना पेनक्रियाटिक जूसेस में ट्रिप्सिन और लाइपेज दो एंजाइम प्रेजेंट है। ट्रिप्सिन किस पे काम करता है? प्रोटीन पर। लाइपेज किस पे काम करता है? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हैं ना, उस पर काम करता है। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? आई होप कि ड्यूडेनम का डाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो बताइए। ठीक है, पेप्सिन स्टमक में मिलता है, ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है? डोडेनम में मिलता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट, बाइल साल्ट जो है वो न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले पार्ट पे चलते हैं। आपके साथ आपको ये दिख रहा होगा। Small intestine, the glands of the wall of the small intestine produce intestinal juices. क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? Intestinal juices. क्या मिल रहा है यहाँ पर आपको? Intestinal juices. Enzymes of the intestinal juices convert carbohydrate into glucose. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पे काम करेंगे, देन फैट्स पे करेंगे तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनाएंगे, एंड प्रोटीन पे करेंगे तो क्या बनाएंगे उसको? अमाइनो एसिड। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा डाइजेशन होता है और फिर वहां पर फर्दर प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगा जिसका नाम क्या है? विलाई। क्या नाम है? विलाई। ये देखो वर्ड मैंने इसको अंडरलाइन किया, ये गोले में डाल दिया। इसको क्या बोल दिया हमने? विलाई। और ये विलाई जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करता है। किसका काम करता है? एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, चाणक्य थोड़ा सा सही लिख के बताओ, मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा तुमने, है ना? ठीक है, क्लियर? तो ये विलाई क्लियर हुआ। अब ये विलाई से फूड जो है वो कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स पे जाएगा। और इस विलाई का मेन फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। द मेन फंक्शन ऑफ दिस विलाई इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्लियर? और डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज दिया जाएगा? ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। और अनडाइजेस्टेड पार्ट को हम इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकाल देंगे। यहां तक बात क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है आपको? अगर है तो मुझे बताइए, नहीं तो हम आगे की तरफ चलते हैं। नहीं है बच्चों? नहीं है? फिर भी तुम मुझे इसके बाद भी पूछ लेना, है ना? है ना? चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की। यहाँ पर मेनली किसका एब्जॉर्प्शन होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। किसका एब्जॉर्प्शन होने वाला है? वाटर का एब्जॉर्प्शन है। और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर की तरफ निकाल दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, नहीं तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलें आगे की तरफ? चलिए, क्योंकि ये सब हमने पहले पढ़ रखा है इसलिए मैंने थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दिया है आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है बच्चों, वो आता है क्या? रेस्पिरेशन। क्या टॉपिक आ रहा है हमारा? रेस्पिरेशन। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुआ? चलिए, तो हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं और रेस्पिरेशन को वन बाय वन वर्ड टू वर्ड हम पढ़ेंगे। ठीक है, the respiration is the process by which the food is burned in the cell of the body with the help of oxygen to release energy, and this takes place in the mitochondria of the cell. इतना क्लियर हुआ? रेस्पिरेशन इज a burning of food particles. ठीक है, या फूड जो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, सबका जो डाइजेशन हुआ स्मॉलर वर्ड में टूटे, उन्होंने ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचा दिया? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे पहुंचाया। और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे जब पहुंचे तो वहां इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उनका फर्दर बर्निंग होगा। यहां तक बात क्लियर? इतना क्लियर हुआ ना आपको?
तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है? बर्न करने में हेल्प करती है। और क्यों बर्न कर रहे हैं? क्योंकि हमें उस फूड से एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए हमें? एनर्जी। क्लियर हुआ? कहां पर चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी निकलेगी। तो ये 2-3 क्वेश्चन इससे क्लियर हुए। क्या किस फॉर्म में निकलती है? बताइए मुझे फटाफट मैसेज के थ्रू। एनर्जी किस फॉर्म में आपकी बॉडी में निकलेगी? हम्म वेरी गुड, है ना। चलिए, एटीपी की फॉर्म में। वेरी गुड, एटीपी की फॉर्म में। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया आएगा कि वाई बाइल जूस कॉल्ड बाइल साल्ट। बाइल जूस और बाइल साल्ट, बाइल जूस के अंदर ही बाइल साल्ट अलग होता है, उसमें सोडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट ये होते हैं, है ना। तो एक्चुअल में ये इसका फंक्शन अलग है, उसको नहीं बोला जाता बिल्कुल कि बाइल जूस ही बाइल साल्ट को बोला जाता है, ऐसा नहीं है। बाइल जूस में एंजाइम अलग पार्ट होगा, एंजाइम नहीं होंगे, और उधर अलग पार्ट होगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी। क्या बनता है वहां पर? एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बना हमारा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें एक कंटेंट जुड़ गया हमारा, क्या? फॉस्फेट का। हाई एनर्जी बॉन्ड दोनों के बीच में बना, और ये जो ब्रेकडाउन हुआ उससे एनर्जी निकली, उसकी वजह से ही बना हमारा एटीपी। एटीपी मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज द एनर्जी करेंसी। ये क्या है? एक एनर्जी करेंसी। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद आता है द एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एनर्जी किसके फॉर्म में रहती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। क्लियर। तो यहाँ पर जब वापस उसकी जरूरत होती है तो एनर्जी निकल जाती है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरी स्लाइड में कोई ऐसा वर्ड जो नहीं समझ में आया हो, आपको मैं 5 सेकंड देता हूं, चैट के थ्रू मुझे बताइए। क्लियर हुआ? आप लोगों को क्लियर हुआ? ये साथ साथ लिखते जाइए आप लोग बच्चों, है ना। आप लोग सब लिखते जाइए, है ना। आगे बढ़े। चलिए, आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। मैं, हाँ, एटी मोलिक्यूल वेस्ट, यस यस यस। हाँ बच्चों, जो ऑनलाइन है उन सबके लिए एक इंफॉर्मेशन है। लास्ट में मैं जो आपकी अटेंडेंस लेने वाला हूँ कि कितने बच्चे आए हैं, ठीक है, और कौन नहीं आए, उनके लिए भी उनके पेरेंट्स को फोन किया जाएगा। इसलिए लास्ट तक आप रहना। अगर निकल भी जाओ एक्सीडेंटली तो वापस जुड़ जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इशू की वजह से निकल जाते हैं। तो आप लास्ट तक रहिएगा, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम, ये नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं, अब हम देखें यहाँ पर हमारे सामने ये आपकी स्लाइड आ गई। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम देख रहे हैं बच्चों। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपको दिख रहा है। देर आर मेनली 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दीज आर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हो? 2 टाइप का रेस्पिरेशन है हमारे सामने, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए वर्ड क्या यूज किया है वो देखिए। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसके लिए चाहिए। It produce more energy. The end product are carbon dioxide and water and energy. देखिए, क्लियर। इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सबसे इफिशिएंट वे में है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। आपकी टेक्स्ट बुक में भी आप इसको देख सकते हो, एरो वाला डायग्राम जो बना हुआ है ना, उसमें यही हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में किस में कन्वर्ट हुआ है? CO2 एंड H2O एंड एनर्जी। 3 कंपोनेंट में कन्वर्ट हुआ। यहां तक बात क्लियर हुआ? समझ में आया ना। तो ग्लूकोज का किस में कन्वर्जन? पायरुवेट में। ये होता है साइटोप्लाज्म में। एंड देन उसके बाद ये ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? CO2 एंड H2O में। ये बात क्लियर हुआ? In aerobic respiration, glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm in the presence of oxygen, and then presence of oxygen, pyruvate is converted into carbon dioxide and water and energy.
ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बोल दिया हमने एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक बात क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है? चलिए नेक्स्ट आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप देख लीजिए, ठीक है। ये है, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी। आप इसको कंपेरेटिव भी याद कर सकते हैं, एक तरफ एरोबिक लिख सकते हैं, दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन लिख सकते हैं। द एंड प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड। अब यहां पर क्या बन रहा है उस तरह का रेस्पिरेशन हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर। तो जैसे लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनर्जी, ठीक है ना। यहाँ पर निकले एनर्जी बहुत कम निकलती है ना। और ये आपकी बॉडी में कहां पर होता है? मसल सेल में होता है और ईस्ट में होता है। ईस्ट आप जानते हैं, ईस्ट एक तरह की क्या है? फंगस। क्या है? फंगस, ठीक है। तो मसल्स में आपके होगा ये, ठीक है, क्लियर। कब होगा? जब आप सीवियर एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, तब ये आपकी बॉडी में होता है ना। और ये दूसरा क्या है अपना? ईस्ट जो है वो एक फंगाई है, यूनिसेलुलर फंगाई। क्या है ये? एक यूनिसेलुलर फंगाई, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो भी होता है, इसको हम कॉमनली एक वर्ड यूज करते हैं, इट इज फर्मेंटेशन। क्या है ये? एक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये फटाफट मैं यहाँ से मिटा देता हूं। यहाँ पर देखिए आप, क्लियर, फर्मेंटेशन वर्ड यूज किया जाता है। जैसे इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे मसल्स, आपकी बॉडी की मसल सेल है, ग्लूकोज इन कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए केस क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। तो इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं हम? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहां तक बात क्लियर हुआ? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चलिए दूसरा हम पॉइंट देखते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड देन absence of oxygen, pyruvate is converted into ethanol, carbon dioxide. This is process is also known as fermentation. ये भी fermentation कहलाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा अल्कोहल का फॉर्मेशन, जो अल्कोहल होता है ना, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? उसका फॉर्मेशन इसी मेथड से होता है, ठीक है, क्लियर। वहां पर माइक्रोब्स का यूज कर फर्मेंटेशन किया जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस समझ में आए आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, और नहीं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इज इट क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम ले रहे हैं। आई थिंक सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम है वो उससे इस तरह देख सकते हैं। ये मैं पूरा का पूरा मिटा देता हूँ। ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? आपकी टेक्स्ट बुक में यही डायग्राम है। पायरुवेट में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या नाम दिया हमने? ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम दिया है? ग्लाइकोलाइसिस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों उसको, है ना, ये लिख दिया मैंने, ये उसको नाम दिया हमने ग्लाइकोलाइसिस। आप अपने नोट साथ साथ में बनाते जाइए। क्या नाम दिया? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन, ये इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम दिया हमने उसको? ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए ये मैं सब मिटा देता हूं। अब जो ये पायरुवेट है, ये तीन तरह से आगे बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? तीन फॉर्म में ये बढ़ सकता है। पहला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो आपकी बॉडी में सामान्य प्रोसेस यही होता है, एनर्जी बनती है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी बनती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। इस फॉर्म में जाएगा तो बनेगा 36 to 38 एटीपी। अगर ये पहले वाले फॉर्म में जाएगा तो क्या बनेगा? 36 to 38 एटीपी। बहुत सारी एटीपी यहाँ पर बनती है। लेकिन अगर इन दो तरह से जाएगा तो एटीपी कम होगा। अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो कितने एटीपी? 2 to 5 एटीपी, 2 to 4 एटीपी के आसपास आप लिख सकते हो। 2 एटीपी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये मसल्स में होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ईस्ट में होगा तो उसको बोल देंगे इथेनॉल का फॉर्मेशन। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना? क्लियर हुआ सभी को? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए क्लियर, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और इसके बारे में बहुत थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम हो चुका है अभी, है ना, क्लियर।
तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो ये आप देख सकते हो कि माउथ था, इस बकल कैविटी थी, इसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पर आपको मिलेगा नॉस्ट्रिल, ओपनिंग जो होती है उसको क्या बोल दिया हमने, नॉस्ट्रिल। और नॉस्ट्रिल आगे लीड करता है तो आपके नेजल चेम्बर आ जाता है। क्या आ जाता है, नेजल चेम्बर, जिसका दूसरा नाम है नेजल कैविटी। क्या नाम है, नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी आगे लीड करती है तो कॉमनली दोनों फूड और ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर से निकलते हैं जिसका नाम है फेरिंग्स। तो दोनों फूड और एयर एक ही स्ट्रक्चर से टेम्पररी यहां तक निकलेंगे, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। और फिर फेरिंग्स से यहाँ पर दो अलग अलग पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, एक होगा फूड पाइप और एक होगा विंड पाइप। क्या क्या होगा, एक होगा फूड पाइप और एक होगा विंड पाइप। इतना क्लियर हुआ। अब फूड पाइप से क्या हुआ, यहाँ पर फूड आएगा आगे, ये अगर ये फूड से आ रहा है, और विंड पाइप से क्या होगा, विंड आगे जाएगी। इस विंड पाइप को हमने नाम दिया है ट्रेकिया, और इसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसके लिए वर्ड यूज किया हमने लेरिंग्स। क्या वर्ड यूज किया है, लेरिंग्स। इतने तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। क्लियर हुआ? तो इट मींस क्या हुआ कि फेरिंग्स क्या है वो क्लियर हुआ, लेरिंग्स ट्रेकिया का फूड पाइप का सबसे पहला पार्ट है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, लेरिंग्स। और इससे पहले वाला पार्ट है उसको क्या नाम दिया हमने, फेरिंग्स। इतने तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलिए अब और आगे की बात करते हैं। क्योंकि फूड और एयर दोनों एक ही रास्ते से आगे की तरफ बढ़ेगी, और वो क्या है, कॉमन चेम्बर, कॉमन पार्ट, दैट इज नोन एज फेरिंग। ठीक है, तो कभी कभी एयर वाले पाथवे में फूड एंटर कर सकता है। ठीक है, कभी कभी ये आपको पार्ट दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, ट्रेकिया वाला पार्ट, और इसके पीछे कौन सा पार्ट है, ईसोफेगस वाला पार्ट। तो कभी फूड इस ट्रेकिया वाले पार्ट में भी एंटर कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक ट्रेकिया मर क्या है, अपना एक लिड होती है, ढक्कन जैसा होता है, लिड जैसा होता है, और उसको हम नाम देते हैं इपीग्लोटिस। क्या नाम दे दिया हमने उसको, इपीग्लोटिस। आप इसको महसूस कर सकते हैं। महसूस कैसे कर सकते हैं, जब आप पानी पीते हैं, जब आप पानी पी रहे हैं तो आप बोल नहीं सकते, और जब आप बोलते हैं तो आप पानी नहीं पी सकते, क्योंकि पानी कहां पर जाएगा, वाटर कहां पर जाएगा, आपके ईसोफेगस वाले पार्ट पे जाएगा। ठीक है, और एयर कहां पर कनेक्शन है उसका, विंड पाइप पर। और दोनों टाइम पर एक ही काम नहीं हो सकता, ये इसको प्रूफ करता है। इतना क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है? तो एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस इज ए लीड लाइक स्ट्रक्चर that close the tracheal opening. That tracheal opening is known as glottic during the engulfing of the food. जब फूड इंगल्फ करते हैं तो इसको क्लोज कर देता है। अब ये ट्रेकिया आगे जाकर थोरेसिक वाले पार्ट पर, कौन से पार्ट पर, थोरेसिक वाले पार्ट में, दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, ये देखिए। ठीक है ना, तो ये राइट लंग्स में जाएगा, और इस लंग्स में जाकर लास्ट में जाकर खुलेगा किस जगह, एल्वियोलाई वाले पार्ट में। ठीक है, और ये ब्लैक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नोन एज डायफ्राम। क्या बोल दिया हमने उसको, डायफ्राम। ये पूरा का पूरा लंग्स बहुत सॉफ्ट डेलिकेट पार्ट है जो कवर्ड रहता है किससे, रिब से। ठीक है, अब फटाफट मुझे जो है वो आपकी अटेंडेंस दे दीजिए, कौन कौन बच्चा है। क्लियर, वो मैं देख लेता हूं। अभय सरदार है, ठीक है, देन अभय दूसरा, अब यस मैं सर। हाँ दूसरा अभय कौन है ये, अभय, अभय दराड़े, शुभम मुंडे, अभय सरदार, आदेश पालकर, अजिंक्य वानखेड़े। अजिंक्य वानखेड़े है, हेलो, अजिंक्य वानखेड़े है, यस सर बोल के मुझे कंफर्म सर करो बच्चा। हाँ, अजिंक्य वानखेड़े कौन सी क्लास में बेटा, कौन सेक्शन में है? सर 10th भी सर, अजिंक्य नहीं सर, प्रतीक वानखेड़े सर, कौन, प्रतीक वानखेड़े। अच्छा अपने नाम से रखो ना बच्चों, ताकि मुझे ये क्लियर हो पाए, है ना। देन अनुश्री है, अवंती